जब बात होती है दुनिया के सबसे महान योद्धाओं की तो एक नाम गूंजता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक ऐसा शख्स जिसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया, जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह घुटने टेक चुके थे। लेकिन जब अलेक्जेंडर ने भारत की ओर रुख किया तो उसे यहाँ ऐसी दीवार से टकराना पड़ा जिसने उसके विजय अभियान को हमेशा के लिए रोक दिया। कौन था वो भारतीय राजा, कैसे रुकी अलेक्जेंडर की अपराजेय सेना और क्यों अलेक्जेंडर को लौटना पड़ा खाली हाथ? आज हम जानेंगे वो ऐतिहासिक टक्कर जिसने इतिहास के पन्नों पर अमर गाथा लिख दी। साल था 336 बीसी। मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय को एक राजनीतिक साजिश के चलते रहस्यमयी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया और पूरी मैसेडोनियन साम्राज्य पर एक संकट का साया छा गया। फिलिप की मृत्यु से ठीक पहले वह फारसी साम्राज्य पर कब्जा करने की योजना बना चुके थे, लेकिन उनकी मौत के बाद पूरा साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। हर और साजिशें, हर कोई मैसेडोनियन सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सबके मंसूबों पर पानी फिर गया क्योंकि राजा फिलिप ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया था। महज 20 साल के एक नौजवान, नाम अलेक्जेंडर। अब विरोधियों के पास सिर्फ एक रास्ता था, अलेक्जेंडर को जंग में भस्म होते देखना। राजनीतिक दबाव में अलेक्जेंडर को एक असंभव जंग के लिए उकसाया गया, जहां पर्शियन एम्पायर के पास 40,000 सैनिक थे, जबकि अलेक्जेंडर के पास थे केवल 18,000 सैनिक। लेकिन ये वही अलेक्जेंडर था जिसने अरस्तु जैसे महान गुरु से ज्ञान लिया था, जिसने विज्ञान, साहित्य और युद्ध नीति में खुद को निखारा था। साल था 334 बीसी। बैटल ऑफ ग्रेनिकस में अलेक्जेंडर और पर्शियन सेनाएं आमने सामने थीं। पर्शियंस की एक मामूली चूक और अलेक्जेंडर की अद्भुत रणनीति ने मैसेडोनियन सेना को विजय दिला दी। अलेक्जेंडर ने पर्शियन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब इसने मैसेडोनियन का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया। अब अलेक्जेंडर रुकने वालों में नहीं था। फिर एक के बाद एक उसने मिडिल ईस्ट की 3 सबसे बड़ी और निर्णायक जंगों, बैटल ऑफ ग्रेनिकस, बैटल ऑफ ईसस, बैटल ऑफ गौगामेला में अपना परचम लहराया। इन तीनों जीतों ने अलेक्जेंडर को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट बना दिया और खड़ा कर दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसे उस समय नापा नहीं जा सकता था। अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया की 10% आबादी को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन भारत, जहां अलेक्जेंडर का अजेय सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इस धरती ने जन्म दिया था एक ऐसे शूरवीर को, एक ऐसे जाबाज को जिसने अकेले अलेक्जेंडर जैसे महायोद्धा को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट का असली साम्राज्य। मैप में जो भी रंगीन इलाके आप देख रहे हो, ये वो जमीन है जिसे अलेक्जेंडर ने अपनी छोटी सी जिंदगी में फतेह किया था, और ये लाइंस अलेक्जेंडर के सफर यानी उसकी ट्रैवल डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब गौर से देखिए, अलेक्जेंडर ने एशिया के बड़े हिस्से, अनाटोलिया आज का टर्की, इजिप्ट, पर्शिया आज का ईरान, बेबीलोन आज का इराक, सीरिया और बैक्ट्रिया तक सब कुछ जीत लिया था। लेकिन यूरोप यानी नॉर्दर्न मैसेडोनिया के ऊपर उसका विस्तार ज्यादा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर का असली मकसद था पर्शियन एम्पायर को हराना और दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों को जीतना। 334 बीसी में अलेक्जेंडर ने अपना विजय अभियान शुरू किया। एशिया माइनर पर धावा बोलते हुए फिर साउथ की तरफ बढ़े, इजिप्ट और गाजा के इलाकों को जीता। इजिप्ट में अलेक्जेंडर को सन ऑफ गॉड आमुन तक घोषित कर दिया गया था, लेकिन अलेक्जेंडर का दिल यहाँ नहीं भरा। 331 बीसी में वो बेबीलोन पर टूट पड़े और फिर पर्सिया, ईरान को भी अपनी तलवार के नीचे झुका दिया। 330 बीसी आते आते अलेक्जेंडर ने पूरी पर्शियन एम्पायर को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद अगले 3 सालों तक वो सीरिया, बाक्ट्रिया आज का अफगानिस्तान और सोग्डियाना सेंट्रल एशिया को भी जीतते चले गए। और 327 बीसी में अलेक्जेंडर आ पहुंचा था भारत की सरहद पर, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। उस दौर का अखंड भारत, जहां सिंधु नदी और झेलम नदी की घाटियां फैली थी। अलेक्जेंडर के सामने अब असली चुनौती थी, एक ऐसा भारतीय राजा जो अपने शौर्य से उसे रोकने वाला था। वो अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया का 10% हिस्सा जीत लिया था, पर जब भारत की धरती पर कदम रखा तो उसे एक ऐसे शूरवीर से टक्कर मिली जिसकी हिम्मत ने उसकी रफ्तार रोक दी। साल था 327 बीसी है। अलेक्जेंडर के पास एक शानदार सेना थी, 40,000 इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक और 5,000 कैवलरी यानी घुड़सवार सैनिक। अलेक्जेंडर अपनी ताकत के नशे में चूर था, लेकिन उसके सामने अब खड़ी थी झेलम नदी और उसके उस पार भारत के महान शूरवीर राजा पुरुषोत्तम, जिन्हें ग्रीक इतिहासकार पोरस कहते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत थी, झेलम नदी जो गहरी थी, तेज बहाव वाली थी, इतनी खतरनाक कि अगर सैनिक या घोड़े पार करने की कोशिश करते तो बहाव में बह जाते। अलेक्जेंडर समझ गया, सीधी टक्कर लेना, मौत को न्योता देना होगा। अब अलेक्जेंडर ने अपनी जबरदस्त इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। उसने एक छोटा सा ग्रुप चुना, 6,000 से 10,000 सैनिक, और बिना शोर मचाए नदी के किनारे चलते रहे, दूसरी तरफ एक सीक्रेट क्रॉसिंग तलाशते हुए। बाकी की बड़ी सेना को अलेक्जेंडर ने अपने जनरल क्रेटेरस के पास छोड़ा और उन्हें आदेश दिया झेलम किनारे डिस्ट्रैक्शन बनाकर रखें, ताकि राजा पोरस को लगे कि अलेक्जेंडर की पूरी फौज अभी यहीं अटकी हुई है। और इसी डिस्ट्रैक्शन के दौरान अलेक्जेंडर ने 27 किलोमीटर दूर एक जगह खोज ली, जहां नदी के बीच में एक छोटा सा टापू था। वहीं से चुपचाप नदी पार करने का प्लान बना डाला। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांटा। कुछ टुकड़ियां अलग अलग जगह से धीरे धीरे नदी पार कर रही थी, कुछ टुकड़ियां
टुकड़ियां दिखावे के लिए जगह जगह हलचल कर रही थीं और नकली अलेक्जेंडर को सामने दिखा रखा था ताकि पोरस की सेना भ्रमित रहे। इसी बीच असली अलेक्जेंडर 6000 सैनिकों और 5000 घुड़सवारों के साथ रात के अंधेरे में नदी पार कर रहा था। जब राजा पोरस को शक हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को एक छोटी सी सेना के साथ वहां भेजा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अलेक्जेंडर के सैनिकों ने हमला बोल दिया और पोरस के बेटे को युद्ध में पराजित कर दिया। राजा पोरस ने अपने सारे जांबाज सैनिकों के साथ अलेक्जेंडर का सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन जल्दबाजी में एक गलती कर बैठे। उन्होंने अपनी सेना का मुख्य भाग नदी किनारे छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाते हुए क्रेटेरस की सेना भी आराम से नदी पार कर गई और पीछे से हमला किया। अब पोरस की सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। अलेक्जेंडर ने कभी युद्ध में हाथियों से नहीं लड़ा था। पोरस की सेना के विशाल हाथी अलेक्जेंडर की फौज को रौंदने लगे। अलेक्जेंडर एक पल को घबरा गया, लेकिन तुरंत अपनी रणनीतिक बुद्धि का कमाल दिखाया। धनुर्धारियों को आदेश दिया, महावतों को निशाना बनाओ। सैनिकों को आदेश दिया, हाथियों के पैरों को भाले से घायल करो। धीरे धीरे हाथी अनियंत्रित हो गए और खुद अपनी ही सेना पर हमला करने लगे। राजा पोरस ने हार नहीं मानी, वो घायल होते हुए भी अंत तक डटे रहे। अलेक्जेंडर इतना प्रभावित हुआ कि जीतने के बावजूद राजा पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस का जवाब था, राजाओं की तरह व्यवहार करो। अलेक्जेंडर मुस्कुराया और पोरस को उनका पूरा साम्राज्य लौटा दिया। अलेक्जेंडर ने राजा पोरस से लड़ाई के बाद भारत के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वो नंद साम्राज्य को भी उतनी ही आसानी से जीत लेगा जितना उसने बाकी क्षेत्र जीते थे, लेकिन उसकी अपनी ही सेना अब थक चुकी थी। करीब 8 साल से लगातार युद्ध, अपने देश, परिवार और घर से दूर रहना अब सैनिकों में उदासी और विद्रोह की भावना जन्म ले चुकी थी। अलेक्जेंडर ने कभी मैसेडोनिया लौटने की सोची भी नहीं थी, पर उसकी सेना अब और आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। अलेक्जेंडर के पास बेहतरीन रणनीति थी, तकनीक थी और युद्ध का विशाल अनुभव, लेकिन क्या फायदा जब सेना ही साथ ना देना चाहती हो। और यही अलेक्जेंडर को अपने कदम पीछे लेने पड़े। उसने नंद वंश से युद्ध का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर सेना बगावत कर दे तो अब तक की सारी जीत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित रह जाएगी। सेना साथ नहीं दे रही थी, मोराल लो था। अलेक्जेंडर मजबूरी में भारत छोड़कर वापस लौटा, पर जिसकी वजह से उसने ये फैसला लिया वो थे हमारे भारत के वीर राजा, राजा पोरस। एक ऐसा राजा जो युद्ध में घायल हुआ फिर भी झुका नहीं, टूटा नहीं, बल्कि दुश्मन को सम्मान देने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह इतिहास हमें बताता है कि कभी कभी जीत केवल ताकत से नहीं बल्कि आत्मबल और जज्बे से होती है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।